तो इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता नजर आ रहा है। जगह है पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच जूतम पैजार शुरू होने की सुगबुगाहटें बढ़ गई हैं। फोकस में हैं दो चेहरे, जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। लेकिन असल खेल एक तीसरे शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है, CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। 29 नवंबर को पाकिस्तान में CDF की नियुक्ति का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होना था। वहां ताकतवर और स्वघोषित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और ताकत दी जानी थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जानबूझकर इसको डिले कर रहे हैं, लेकिन क्यों? आज यही जानेंगे और ये भी जानेंगे कि शहबाज शरीफ अपनी ही सरकार के बनाए नए कानून को अटकाना क्यों चाहते हैं, और ये भी समझेंगे कि ऐसा करके शहबाज शरीफ कौन सा राजनीतिक फायदा कमाना चाहते हैं। नमस्ते, अपन हैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. 27 नवंबर की बात करते हैं। एक हुए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो पाकिस्तान के CJCSC के चेयरमैन थे, यानी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन। तीनों फोर्सेस में तालमेल बिठाने का उनका काम था। मीम्स की भाषा में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान सकते हैं उनको। तो वो अब रिटायर हो गए। अब सबको उम्मीद थी कि पाकिस्तानी सरकार जल्द ही नए CDF की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर देगी, क्योंकि 29 नवंबर को आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ कार्यकाल भी पूरा हो रहा था, यानी नोटिफिकेशन के लिए सिर्फ 2 दिनों की मोहलत थी। लेकिन चिड़िया उड़ गई, डेडलाइन निकल गई, CDF की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ कि रुकावट कहाँ है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। जवाब आता है, जो हो रहा है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस में हो रहा है। दरअसल CJCSC के रिटायरमेंट से एक दिन पहले यानी 26 नवंबर को ही शहबाज शरीफ बहरीन यात्रा पर निकल गए। इसके बाद वहां से 27 नवंबर को शहबाज 4 दिन के दौरे पर लंदन चले गए। कहा जा रहा है कि इसी वजह से अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि शहबाज ऐसा जानबूझकर कर रहे हो सकते हैं ताकि CDF की नियुक्ति टाली जा सके। पाकिस्तानी पत्रकार फहद हुसैन ने एक्स पर लिखा, इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, CDF के अपॉइंटमेंट में वाकई कोई मसला है। यदि ये मामला किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि किसी मामूली सी प्रक्रिया की वजह से अटका है, तो फिर इस देरी की टाइमिंग बेहद गलत है। 27वां संविधान संशोधन पास हो चुका है और CDF की नियुक्ति अब संविधान का हिस्सा है। अगर कोई रुकावट थी तो उसे संशोधन पास होने से पहले ही दूर कर लेना चाहिए था। दूसरी वजह, ये सिर्फ प्रक्रिया पूरी होने में हो रही देर है। अगर ऐसा भी है तो इससे और भी बुरा मैसेज जाता है। इससे सरकार की कमजोरी और नाकाबिलियत झलकती है। टकराव तो पैदा हो ही चुका है, और अगर देरी सच में सिर्फ प्रक्रिया की थी तो इसे आसानी से हल किया जा सकता था। लेकिन ये किस संविधान संशोधन की बात हो रही है वो भी जान लीजिए। नवंबर में पाकिस्तान संसद ने एक बड़ा संविधान संशोधन पास किया। संशोधन के केंद्र में था पाकिस्तानी संविधान का आर्टिकल 243। ये आर्टिकल पाकिस्तान की सेना को कंट्रोल करता है, कम से कम कागज पर ही सही। आर्टिकल 243 ये तय करता है कि सिविलियन कमांड यानी चुनी हुई सरकार फौज से ऊपर है। तो इस 27वें संशोधन के तहत तय हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट भी शायद सही उपमा ना हो, क्योंकि इस संशोधन के बाद उनका पद 3 सबसे ताकतवर किरदारों का फ्यूजन होगा। कौन कौन से पद? पहला, वो अपनी मौजूदा और पहले से ही बेइंतहा ताकतवर कुर्सी पर बने रहेंगे, यानी पाकिस्तान आर्मी के चीफ। दूसरा, उन्हें नया पद मिलेगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इसी संशोधन के तहत इस पोस्ट का क्रिएशन हुआ। लिखा गया कि इस पोस्ट पर कोई अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होगा, बल्कि जो आर्मी चीफ होगा वही CDF का टाइटल भी रखेगा। ये भी कहा गया कि CDF तीनों सेनाओं का मुखिया होगा। तीसरा पद, फील्ड मार्शल। ये संशोधन फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक बनाएगा। अब तक फील्ड मार्शल का पद पाकिस्तान में सिर्फ प्रतीकात्मक यानी इज्जत और रुतबे वाला हुआ करता था, लेकिन इसकी लीगल बैकिंग नहीं थी, कानूनी मान्यता नहीं थी। इसी कानूनी
कानूनी कमी को अब इस 27वें संशोधन से हल करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा इस संशोधन में कुछ और इंतजाम किए गए, जैसे कि ये संशोधन फील्ड मार्शल को आजीवन संवैधानिक इम्यूनिटी भी देता है, ठीक वैसे ही जैसी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को मिलती है। यहीं से मामला दिलचस्प बनता है। जब ये संविधान संशोधन संसद में पास हो रहा था तो सबको पता था कि ये सब किसके लिए किया जा रहा है। वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही सीडीएफ और इम्यूनिटी वाली फील्ड मार्शल की कुर्सी पर बैठते, ये सबको पता था। पूरी दुनिया को ये पता था कि पाकिस्तान की राजनीति में आर्मी चीफ का मतलब सिर्फ एक फौजी नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है पावर का केंद्र, फैसलों की दिशा, सरकारों का उठना गिरना, पाकिस्तान की पूरी स्टेट मशीनरी पर चश्मदीद दबदबा, यहां तक कि फॉरेन पॉलिसी में भी दखल। ऐसे में आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाना मानो एक ऑलरेडी पावरफुल इंसान को सुपर पावरफुल बनाने देना जैसा हो गया, ये साफ था। लेकिन शहबाज शरीफ ने संसद से पास हुए संशोधन को देख करके लंदन का टिकट क्यों कटवा लिया, ये समझना होगा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जब जब आर्मी चीफ मजबूत हुए हैं, उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट का शामियाना पहले जलाया है। यही वजह रही कि वहां पर इतनी बार तख्ता पलट हुए और आर्मी चीफ ने देश की सत्ता संभालने का ढोंग किया। अब नए संशोधन के बाद मुनीर सीडीएफ बन जाते हैं तो और भी बहुत कुछ बदल जाएगा। सीडीएफ पूरे डिफेंस स्टैब्लिशमेंट को कमांड करेगा, यानी बजट, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन, जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसको भी, न्यूक्लियर पोस्चरिंग, सब कुछ को। मुनीर की इस कुर्सी पर पकड़ जमाने के बाद उन्हें एक ऐसी टॉप सीट मिल जाएगी जहां वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर नजर आने लगेंगे। संभवतः इसलिए शहबाज शरीफ को खतरा महसूस होने के कारण तो स्पष्ट नजर आते हैं। जो अटकलें लगाई जा रही है उसकी दो तीन वजह हो सकती है। एक तो वजह ये हो सकती है कि जो मिलिट्री के चीफ्स हैं, नेवी का चीफ, एयरफोर्स का चीफ और आर्मी के कुछ सीनियर जनरल्स, हो सकता है उनको रिजर्वेशन हो कि मुनीर को इतना ज़्यादा पावरफुल बना देना ठीक नहीं है, और उनकी अपनी एम्बिशंस हो कि उसके पीछे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, तो उसकी कंपटीशन भी चल रही हो, वो मामला तय नहीं हुआ हो और इसीलिए वो डिले हो गया हो। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है जिसको हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात एक और मैं समझता हूँ कि मुनीर का जो प्रोग्रेशन हुआ है, वो अभी फील्ड मार्शल बने पहले, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आके उनको बिल्कुल प्रेसिडेंशियल पावर्स मिल गई कि उनके ऊपर कोई केस भी नहीं चला सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शरीफ फैमिली में उनके लिए सपोर्ट है, और लोग कहते हैं खास तौर से मरियम नवाज शरीफ, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है, और इसीलिए अगर ये फैमिली का मामला है तो उसमें कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आर्मी के साथ साथ मीडिया और सिविल सोसाइटी में भी थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट हो सकता है कि क्यों इसको इतना पावरफुल बनाया जा रहा है, आर्मी को पावरफुल बनाया जा रहा है, आर्मी में एक पर्सन को ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। तो उस रिजर्वेशन को देख के हो सकता है प्राइम मिनिस्टर दूसरी बार सोचे। लेकिन आखिर में प्राइम मिनिस्टर रोक नहीं सकेंगे उनको। अगर उनको रोकना होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वक्त ही रोकते। अगर रोकना होता तो वो उनको फील्ड मार्शल भी नहीं बनाते। तो जो बात कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में पास हो चुकी है उसको प्राइम मिनिस्टर रोक नहीं सकते, और रोकेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा तनाव फौज और सिविल अथॉरिटी में आ जाएगा। लेकिन सब कुछ हो गया, संविधान संशोधन, बिल पर दस्तखत, प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज चैनलों पर डिबेट, सब कुछ। बस एक चीज नहीं हुई, सीडीएफ की नियुक्ति का आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक सरकार की ओर से जारी नहीं हुआ है। चर्चा इतनी तेज हो गई कि वहां की सरकार को सफाई देनी पड़ी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जल्द ही वापस लौट रहे हैं और नए सीडीएफ का नोटिफिकेशन सही वक्त पर जारी किया जाएगा। इसके बारे में किसी भी तरह की अटकल की कोई गुंजाइश नहीं है, पीरियड। लेकिन राजनीति में जो बात सरकार डिनाई करे, कई बार वही ज्यादा सच लगती है। पाकिस्तान के केस में ये बात और भी ज्यादा मौजूद है। 3 दिन से फाइल रुकी है और 3 दिन पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में बहुत होते हैं। 3 दिन में वहां के प्रधानमंत्रियों को देश निकाला दे दिया जाता है। तो 3 दिनों में क्या हुआ और क्यों हुआ, ये समझते हैं। संभावना तो ये है कि ये टेक्निकल मैटर है नोटिफिकेशन निकालने का, जैसा कि वहाँ के पाकिस्तान के कुछ मीडिया के लोग कह रहे हैं। और टेक्निकल मैटर इसलिए है कि मुनीर साहब का टर्म जो 3 साल का ख़त्म हुआ,
29 तारीख को, वो ऑटोमेटिकली 5 साल में एक्सटेंड हो चुका है। पहले उनके यहाँ एक आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 204 में, उन्होंने कहा कि जो 3 साल की टर्म है उसको 5 साल बना दिया जाए। तो अगर उसको आर्मी एक्ट से एक्सटेंड कर दिया गया है तो अब आगे नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक टेक्निकल पॉइंट तो ये है, अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर उसको रेकमेंड करेंगे, दस्तखत करेंगे और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे, ये लिखा हुआ है उसमें। तो इसलिए रोक सकते हैं, ये संभावना है। लेकिन रोकने के जो परिणाम होंगे, वो एक तो टेंशन बहुत बढ़ जाएगा सिविल अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी में। और आपको याद दिला दूं कि यही एक वजह थी कि नवाज शरीफ को वहां से निकाला गया। और भी पहले जो सिविल प्राइम मिनिस्टर्स थे, चाहे वो बेनजीर हो चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, जब फौज नाराज हो जाती है तो वो उसको टिकने नहीं देती। तो एक तो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है। दूसरा ये है कि वहां की आंतरिक राजनीति से कहीं न कहीं ये फौज वाले कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर सकते हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइव हो गया है, इंडिया का बॉर्डर पहले ही लाइव था उनके लिए। और इसीलिए याद रखिए, जो हमारे सीडीएस हैं उन्होंने 3-4 दिन पहले एक वार्निंग दिया था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो तो केवल ट्रेलर थी, अगर अब पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब कहीं संभावना हो कि फौज नाराज होके ये नया फ्रंट खोल दे पॉलिटिक्स को हिलाने के लिए। तो ये सब मेरे हिसाब से दूर की संभावनाएं है। लेकिन जब आप इसका विश्लेषण करते हैं गहराई तक, तो ये सब पहलू भी टेबल पे हमको रखने पड़ेंगे, ध्यान में रखना पड़ेगा उनको। अब अगर ये देरी लंबी खिंची तो नया टसल हो सकता है। पाकिस्तान का इतिहास हमें ये कहने की छूट देता है कि वहाँ आर्मी और सिविलियन सरकार के बीच तनातनी कभी कभी ओपन कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। आसिम मुनीर से उनकी लड़ाई पाकिस्तान की राजनीतिक गलियारों का चर्चा रही है। अब आप जानते हैं कि इमरान खान कहाँ हैं। वो अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। उनकी तीनों बहनों अलीमा खान, नूरीन नियाजी और उज़मा खान का कहना है कि 3 हफ्ते से उन्हें अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। जेल में उनकी सलामती को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। उनके बेटे कासिम खान को डर है कि अधिकारी उनके पिता की हालत के बारे में कुछ छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये न जान पाना कि आपके पिता सुरक्षित हैं, घायल हैं या फिर जिंदा भी हैं या नहीं, ये एक तरह की मानसिक यातना है। आज हमें उनकी सेहत या हालत के बारे में ज़रा सी भी जानकारी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डर यही है कि कोई बड़ी चीज़ हमसे छिपाई जा रही है। इन सब के बीच गाज गिर रही है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पर। सोहेल इमरान की पार्टी पीटीआई से आते हैं। इमरान की मिसिंग रिपोर्ट्स आने के बाद उन्होंने कई जगह विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई की, इमरान से मिलने की इजाज़त मांगी, सरकार और फौज पर तमाम आरोप लगाए। 27 नवंबर को जब उन्होंने अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन किया तो वहां उनकी पुलिस से झड़प हुई। दावा है कि धक्का मुक्की के दौरान पुलिसकर्मियों ने सीएम को लात घूंसे से भी मारा, जमीन पर गिरा दिया। अब खबर है कि पाकिस्तान की सरकार खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर रही है। न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने कहा, पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी स्थिति को सुधारने में बुरी तरह फेल रहे हैं। वो न तो केंद्र सरकार से कोई तालमेल रख रहे हैं और ना ही ज़रूरी जगहों पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के सीनियर नेता और सेनेटर खुर्रम जीशान ने दावा किया है कि इमरान खान जिंदा हैं और इस समय अडियाला जेल में ही हैं। कहा कि खान को जानबूझकर आइसोलेशन में रखा गया है ताकि उन पर पाकिस्तान छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। देश की मौजूदा हुकूमत इमरान खान की लोकप्रियता से घबराई हुई है। यही वजह है कि सरकार ने उनकी कोई तस्वीर या वीडियो जारी करने की इजाज़त नहीं दी है। यानी पाकिस्तान में एक तरफ एक प्रधानमंत्री के लौटने का इंतज़ार है और दूसरी तरफ एक पूर्व प्रधानमंत्री को भगाने की कवायद। और सब कुछ के बीच कौन? स्वघोषित फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कारस्तानियाँ और तानाशाह बनने की उनकी जिद पर हमने कई बार दुनियादारी में बात की है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और लोकतंत्र का गला घोंटने वालों की सूची में हमेशा मिलेगा ये मुल्क भी, अविकसित, अपने ही बुने चक्र में उलझा हुआ, घुटता हुआ, सरकार और सेना की पुरानी रस्साकशी में फंसा हुआ। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियां। पहले ये तस्वीरें देखिए। ये मंजर भारत के पास मौजूद कुछ दक्षिण एशियाई देशों का है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन सेनियार और भारी बारिश ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों में तबाही मचाई है। 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लाखों की संख्या में लोग राहत कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। चक्रवाती तूफान की सबसे ज़्यादा मार इंडोनेशिया पर पड़ी। यहाँ साइक्लोन सेनियार की वजह से हफ्ते भर पहले आई बाढ़ में अब तक 500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। 827 घर तूफान में तबाह हो गए। लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। यहाँ के सुमात्रा द्वीप के लोग बाढ़ के पानी को पार करने के लिए टूटे बैरिकेड्स का सहारा ले रहे हैं। कई लोग टूटी खिड़कियों और डूबी दुकानों के बीच रास्ता बनाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। राहत सामग्री कई जगहों पर देर से पहुंची, इस कारण छीना झपटी की घटनाएं भी सामने आई हैं। इंडोनेशिया की ही तरह श्रीलंका भी इस वक्त बितवा साइक्लोन की मार झेल रहा है। ये श्रीलंका में पिछले 20 साल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। साइक्लोन की वजह से आई बाढ़ ने 334 लोगों की जान ले ली है और करीब 400 लोग अभी लापता हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर डीएमसी के मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ बारिश से पूरे देश में 13 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां भारी लैंडस्लाइड और गिरे हुए पेड़ों के कारण बचाव टीमों का पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इसलिए नुकसान का असल अंदाज़ा लगाना भी थोड़ा मुश्किल है। लगभग 1,48,000 लोग इस समय अस्थायी कैंपों में रह रहे हैं। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने हालात को देखते हुए देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। तीसरा देश है थाईलैंड। साउथ थाईलैंड में आई बाढ़ में 170 लोगों की मौत हो गई है। लगातार मूसलाधार बारिश ने इस पूरे जोन की कनेक्टिविटी को ठप कर दिया है। वियतनाम में भी साइक्लोन कोटो से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे हेरिटेज साइट्स, बाजार और टूरिस्ट प्लेसेस बाढ़ में डूब गए हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन में यहाँ और 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अगली सुर्खी वेनेजुएला से है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फ़ोन पर बातचीत के बारे में बताया है। हालांकि ये कॉल कब हुई, दोनों ने क्या बात की और नतीजा क्या निकला, इस पर ट्रंप कुछ नहीं बोले। फ़ोन कॉल पर और भी दावे सामने आए हैं। मियामी हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मादुरो को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि तुम खुद को और अपने चाहने वालों को बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें देश छोड़ करके जाना होगा। ट्रंप ने मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस और उनके बच्चे को सेफ्टी की गारंटी दी है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा है कि मादुरो ने ट्रंप के इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसी माहौल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक को एक लेटर लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका वेनेजुएला के बड़े ऑयल रिजर्व पर कब्जा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार खुली धमकियां दे रहा है, जिससे वेनेजुएला के ऑयल प्रोडक्शन और दुनिया के बाजार की स्थिरता को सीधा खतरा है। आज का दुनियादारी यहीं तक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।